नमस्कार। आप सभी का बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईएफएम पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यावसायिक अर्थशास्त्र की इस क्लास में स्वागत है। आज हम इसके पार्ट 3 में व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं तथा प्रकृति का थोड़ा बहुत बचा हुआ पार्ट करेंगे। उसके अलावा व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र इसे भी समझने का प्रयास करेंगे। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र की कुछ विशेषताएं हैं और वो उनकी प्रकृति है। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्रीय प्रकृति का है, निर्धारात्मक है मतलब निर्धारण करता है, व्यक्तिगत फर्म पर ध्यान देता है इसलिए इसको व्यष्टि अर्थशास्त्रीय प्रकृति का कहा जाता है। फर्म के सिद्धांतों से संबंधित है, यानी कि एक फर्म के लिए कौन कौन से सिद्धांत हो सकते हैं, मॉडल हो सकते हैं, प्रतिरूप हो सकते हैं, उसके ऊपर निर्भर है। और समष्टि अर्थशास्त्र को भी इसमें समुचित महत्व दिया जाता है। निर्देशात्मक प्रकृति है इसकी, मतलब निर्देश देता है और उसी हिसाब से उसको काम करने के लिए प्रेरित करता है। प्रबंधकीय स्तर पर निर्णय, इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं वह प्रबंधकीय स्तर पर होते हैं। कला एवं विज्ञान के रूप में जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है वह कला भी है और विज्ञान भी है। इसके आगे जो है आपको समन्वयात्मक प्रकृति, व्यावसायिक अर्थशास्त्र की जो प्रकृति है वह समन्वयात्मक है, मतलब यह विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है, समन्वय स्थापित करता है और विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक और सैद्धांतिक पहलुओं पर ध्यान देकर एक विशिष्ट निर्णय पर पहुंचता है। इसलिए इसकी जो प्रकृति है वह एक समन्वयात्मक प्रकृति है, बहुविषयक संबंधित। यह व्यावसायिक अर्थशास्त्र बहुविषयक से संबंधित होता है, अर्थात केवल एक विषय को जानकर, अर्थशास्त्र को जानकर आप निर्णय नहीं लेते हैं, बल्कि बहुत सारे जो विषय है जैसे सांख्यिकी विज्ञान है, मनोविज्ञान है, समाजशास्त्र है, गणित है, क्रियात्मक अनुसंधान है, प्रबंध है, सहभागिता है, लेखांकन है, कर नियोजन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उन सब पहलुओं को ध्यान में रखकर व्यावसायिक अर्थशास्त्र को जो है उसके सिद्धांतों को, नियमों को, निर्णयों को लागू किया जाता है। क्योंकि किसी भी निर्णय को प्रूव करने के लिए उसमें तर्क का होना आवश्यक है, इसलिए तर्क समेत किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सभी ज्ञान की विधाओं का जानकारी होना आवश्यक है। इसलिए इसमें बहुविषयक संबंधित होता है। और लास्ट है अधिक संशोधित एवं परिष्कृत विषय। अर्थशास्त्र जो पुराने समय में एक समझा जाता था कि मांग और पूर्ति क्या है, केवल ये निर्धारित करने के लिए है, या उपभोग क्या है, या उत्पादन क्या है, केवल इन सब चीज़ों को निर्धारित करने का काम केवल अर्थशास्त्र का होता था। या अर्थशास्त्र का काम केवल इतना ही होता था कि आपको पैसा कहाँ से लाना है और पैसा कहाँ खर्च करना है, केवल इसका एक मोटा मोटा हिसाब रखने का काम अर्थशास्त्र में किया जाता था। लेकिन आज आधुनिक समय में इसकी जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। आज अर्थशास्त्र केवल मांग पूर्ति निर्धारण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि व्यवसाय की हर समस्या जो कदम कदम पर उसको फेस करनी पड़ती है, उन सब समस्याओं का निराकरण करने के लिए अर्थशास्त्र का प्रयोग किया जाता है।
आज केवल पैसा कहाँ से लाना है, पैसा कहाँ खर्च करना है, यही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जो चीज़ें व्यवसाय को डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट रूप से कैसे भी प्रभावित कर सकती हैं, उन सब बातों को, उन सब पहलुओं को भी इसमें ध्यान रखा जाता है। अतः आज का जो अर्थशास्त्र है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, वो काफ़ी परिष्कृत है, रिवाइज्ड है और रिफाइंड है। इस प्रकार से व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति और विशेषताओं के बारे में जानकारी हुई पूरी। अब आगे बढ़ते हुए व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र सामान्य अर्थशास्त्र को की तुलना में अधिक संशोधित और परिष्कृत है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि काफ़ी अमेंडेड है और रिफाइंड है। इसके क्षेत्र के विषय में अर्थशास्त्री लेखक विद्वान एकमत नहीं है और इनका जो क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत है। कुछ विद्वान उत्पादन प्रबंध के रेखीय कार्यक्रम, क्रियात्मक अनुसंधान, स्कंद प्रतिरूप, खेलों का सिद्धांत आदि को व्यावसायिक अर्थशास्त्र से सम्मिलित करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। मतलब कुछ लोग जो है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं इसके अंदर, जैसे लीनियर प्रोग्राम है, गेम है, क्वीन थ्योरी है और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, उनको शामिल करने के लिए कहते हैं। लेकिन कुछ विद्वान जो हैं इन सब चीज़ों से सहमत नहीं है। लेकिन फिर भी आज ये जो क्रियात्मक ऑपरेशनल रिसर्च जो चीज़ें हैं, अनुसंधान वाली जो चीज़ें हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग है, गेम थ्योरी है, क्वीन थ्योरी है, ये सब चीज़ें जो है आज अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग हो चुका है। इकोनोमेट्रिक्स में आज इसका अध्ययन विशद रूप से, गहन रूप से करवाया जाता है। तो आज इसके बारे में अब चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है कि इनको शामिल रखा जाए अथवा न रखा जाए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित सिद्धांत या क्षेत्र, व्यावसायिक अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र एक इम्पॉर्टेंट अर्थशास्त्र है जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में सारी जानकारी रखी जाती है। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र को पहले भाग में व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित सिद्धांत के रूप में क्लासिफाई किया है, जिसमें पहला है फर्म का सिद्धांत। फर्म का सिद्धांत यानी कि फर्म की कार्यप्रणाली, फर्म के मॉडल आदि का अध्ययन करना। दूसरा है मांग विश्लेषण और पूर्वानुमान, डिमांड एनालिसिस करना, एक सिंपल सी बात है। लागत, एक फर्म की डिमांड को एनालिसिस करना। लागत उत्पादन का विश्लेषण करना, कॉस्ट एनालिसिस करना, प्रोडक्शन एनालिसिस करना, एक सिंपल सी बात है। प्रतिस्पर्धा का अध्ययन कि फर्म की प्रतिस्पर्धी फर्में कौन कौन सी हैं, वो क्या क्या कर सकती हैं, उनकी प्राइस, उनके प्रोडक्शन, उनकी मार्केटिंग, उनकी सेलिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में पूरी नज़र इसके अंदर रखी जाती है। मूल्य निर्धारण एवं नीतियाँ, इसमें प्राइस डिसीजंस एंड पॉलिसीज़ पर भी विशेष ध्यान रखा जाता है। लाभ प्रबंधन प्रॉफिट मैनेजमेंट पर विशेष फोकस्ड होता है। देखिए, संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, इसके लिए व्यावसायिक अर्थशास्त्री कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने का प्रयास करता है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने का प्रयास करता है। इसके लिए प्रोडक्शन का एक स्केल तय करते हैं और उस स्केल को बढ़ाने का भी प्रयास किया जाता है और एक ऑप्टिमम लेवल का प्रोडक्शन, एक ऑप्टिमम लेवल की सेलिंग और एक ऑप्टिमम लेवल का जो है प्रॉफिट पर विचार किया जाता है। पूंजी बस्टन एक इम्पॉर्टेंट टूल है इसका। पूंजी बस्टन बड़े बड़े जो पूंजी के निर्णय होते हैं, उन पूंजी विनियोग के निर्णय होते हैं, उनको लेने के लिए बनाया जाता है और ये किसका
महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये इसके आधार पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, इसलिए बहुत सोच समझ कर लिया जाता है। फिर उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन, इसके अंदर उपभोक्ता जो कंज्यूमर है उसके बिहेवियर का एग्जामिनेशन किया जाता है कि उसकी रुचि क्या है, हैबिट्स क्या है, वो क्या आदतें हैं, रुचि है, फैशन है, स्वभाव है, इन सब चीज़ों के बारे में, आय है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है नज़र रखी जाती है ताकि उसी हिसाब से उसका प्रोडक्शन किया जा सके। तो नेक्स्ट है विक्रय संवर्धन की विधियाँ। इसके अंदर न केवल उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है बल्कि विक्रय संवर्धन जो एक मैनेजमेंट का हिस्सा है पूर्णतया, उसको भी इसके अंदर शामिल माना गया है। और विक्रय संवर्धन की जो वेरियस टेक्निक्स है उन सब के बारे में भी जो है जानकारी रखी जाती है, उन सब के बारे में भी ध्यान रखा जाता है। और स्कंद प्रबंध एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है। बिना स्कंद प्रबंध के आप अच्छा प्रोडक्शन कम कॉस्ट में प्रोडक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये भी एक इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आप सेकंड ईयर में बहुत सारे चैप्टर्स के रूप में अलग अलग आप पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट इसका समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित सिद्धांत। कुछ सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र के भी हैं, वो इसमें शामिल किए गए हैं, जैसे आर्थिक नीतियाँ, इकोनॉमिक पॉलिसीज़। बहुत सारे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है, टैक्स पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, लाइसेंसिंग पॉलिसी है। बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं, उन सब पॉलिसीज़ पर भी इस अर्थशास्त्र में ध्यान रखा जाता है क्योंकि ये सारे पॉलिसीज़ एक फर्म को भी प्रभावित करती हैं, एक संस्था को भी प्रभावित करती हैं संस्था को प्रभावित करती हैं, इसलिए इन सब का ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही दूसरा है व्यावसायिक आर्थिक वातावरण। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक बिज़नेस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे बिजनेस साइकिल है, व्यापार चक्र है, या उद्योगों से फर्म के बाहर आने और जाने का जो तरीका है, विनियोग सिद्धांत है, राष्ट्रीय आय है, धन का वितरण है, सामान्य मांग का स्तर है, सामान्य कीमत का स्तर है और सामान्य रोजगार का स्तर है, जनरल प्राइस है, या आपका जो सामान्य डिमांड है, जनरल डिमांड है, या जनरल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है क्योंकि इन सब का प्रभाव भी एक फर्म पर पड़ता है। जैसे यदि आप किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं और वो वस्तु बाज़ार में प्रति इकाई 100 रुपये बिक रही है तो आपको आपकी कीमत 100 रुपये के आसपास ही रखनी पड़ेगी। इससे बहुत अधिक या बहुत कम रखकर आप बहुत अधिक मुनाफा नहीं कमा सकते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। इसी प्रकार से रोज़गार का स्तर है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अभी आप लोग देख रहे हैं कोविड का टाइम चल रहा है, इसमें वर्क फ्रॉम होम की एक पॉलिसी चल पड़ी है, कई जगहों पर छंटनी हो चुकी है, तो नए रोज़गार लिए जाएं नहीं लिए जाएं, ये सब चीज़ें जो है वो ग्लोबल सिनेरियो है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो कहने का अर्थ ये है कि यद्यपि ये विषय जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र के विषय हैं, लेकिन फिर भी इन सब विषयों पर भी एक प्रबंधकीय अर्थशास्त्री को ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये विषय जो है वो एक फर्म को भी प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र की जो प्रकृति और विशेषताएं हैं उसका बचा हुआ हिस्सा हमने समझने का प्रयास किया और उसके आगे चलते हुए व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र को समझने का प्रयास किया है, जिसको हमने 2 भागों में क्लासीफाई किया था, व्यष्टि और समष्टि।
व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित सिद्धांत और समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित सिद्धांत वो किस प्रकार से फर्म को प्रभावित करते हैं, इन सब चीज़ों को हमने आज समझने का प्रयास किया है। आगामी कक्षा में इससे आगे और चलते हुए कुछ और नई जानकारी आपके साथ शेयर की जाएगी। आज के लिए धन्यवाद, इतना ही।